हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट फर्स्ट लेकर आया हूं। टॉपिक बहुत छोटा है, आपके काफी एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। ठीक है, आप इसे बहुत जल्दी इस यूनिट को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस आपकी सारी यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन तो रहता ही है। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एक तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है फर्स्ट पेपर का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, टॉपिक का नेम है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, टॉपिक का नेम है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। हालांकि इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आखिरकार हम इस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक आपके फर्स्ट फैमिली के मेंबर्स होते थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते थे। आप इन्हें कहते थे अल्काइल अर्थ, अल्काइल मेटल कहते थे। एक आपके सेकेंडरी फैमिली हुआ करती थी, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, वेरियम और रेडियम। दिस इज द अल्काइल अर्थ मेटल, दिस इज अल्कली मेटल। ठीक है, हम इन्हें कहते थे अल्काइल मेटल और इन्हें कहते थे अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारे मेटल हो गए। फिर एक हमारी 3D सीरीज हुआ करती थी। 3D सीरीज में आता था स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये सब 3D सीरीज के मेंबर थे। आप बेसिकली आप इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते थे। ठीक है, बेसिकली आप इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते थे। लेकिन यहां पे भी आपको एक चीज देखनी है कि स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, निकल, कॉपर और जिंक, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये आपके 3D सीरीज के मेंबर थे, जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आया करते थे 3D सीरीज के अंदर। एक तो स्कैनेडियम आता था, एक टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये होता था 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये होता था आपका 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप शॉर्ट में कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, जब आप 1s2 2s2 करेंगे तो आपका 4s2 पर 20 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4s2 पर जब आप फिनिश करेंगे तो 4s2 पर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो जाएगा। और आपको 4s2 की बात करना है तो 3D आता है, और 3D1 मतलब 21, 22 करना है तो 4s2 20 और 3D2 22, अगर 23 करना है तो 4s2 23, 3D3 23 हो जाएगा, 4s2 20 और 3D4। जैसा कि आप जानते हैं D4 वाला अनस्टेबल होगा, आप इसे स्टेबल कर लें। आपने ये अपना क्लास 11 12 स्टैंडर्ड में देखा होगा। ठीक है, 4s2 वापस 3D5 हो जाएगा, 20 4s2 4s2 3D6, ये वापस 4s2 3D7, ये वापस 4s2 3D8 और ये वापस 4s2 3D9 होगा। ये भी आपको पता है एरर है, आप इसे सही कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर लें तो ये फाइनली हो जाएगा 4s2 3D10। ठीक है, और वापस अगेन जिंक का आ जाएगा 4s2 3D10। ठीक है, तो ये आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, एस सब शेल में एंटर करता है, तो हम उसे कहते हैं कि सर वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सब शेल में एंटर करता है तो हम उसे कहते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और अगर वो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है तब हम उसे कहते हैं वो डी ब्लॉक होगा। और अगर आपका लास्ट सब शेल इलेक्ट्रॉन
एफ में एंटर करता है तो हम उसे कहते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। इस छोटी सी यूनिट को चलाने के लिए आपको थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, वैसे तो आपको होगा, मैं ये मान के चलता हूं, फिर भी आपको होना चाहिए अल्काइल मेटल क्या है, अल्कली अर्थ मेटल क्या है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं, और डी ब्लॉक भी थोड़े से स्पेशली हैं। इस कैनेडियम से जो कॉपर तक आते हैं उन्हें तो हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल संक्रमण तत्व बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम में भी एग्जाम देते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लीजिए, चीजों को यहाँ समझ लीजिएगा, नोट्स आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, मतलब पहले आप हमारा लेक्चर देख लीजिएगा फिर आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखना भी पड़ता है थोड़ा बहुत आपको, तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे, क्या टॉपिक पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये सारी बात हम लोग आपसे करेंगे। तो फाइनली ये सब हमारे ट्रांजिशन होंगे, बट जिंक इज नॉन ट्रांजिशन। जिंक को हम लोग ट्रांजिशन नहीं कहते, क्योंकि जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका फुली फील्ड डी ऑर्बिटल आता है, और जब आप इन सब का करते हैं तो इन सब का इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आता है। तो जिनका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आता है उन्हीं को बेटा हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, और जिनका कंप्लीट डी आता है उन्हें हम नॉन ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। एक चीज का और ख्याल रखना है आपको, थोड़ा सा निकिल, पैलेडियम, प्लेटेनियम, ये आपका 8th वी का थर्ड ग्रुप है। फिर आपका फर्स्ट भी आता है कॉपर, सिल्वर और एयू आता है। सेकंड वी में आपका आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सब आपके आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब के सब थोड़े स्पेशल है। जिंक सेकंड वी ग्रुप जो है आपका पूरा नॉन ट्रांजिशन है, क्योंकि सबका डी फुली फील्ड आएगा, फुलफिल आएगा। फर्स्ट वी आपका ट्रांजिशन में आएगा। और एक और स्पेशल बात है, ये सब लगभग सॉफ्ट नेचर शो करते हैं, इनका याद रखिएगा, इन सबका लगभग सॉफ्ट नेचर है। और जिंक की फैमिली का तो टोटली सॉफ्ट नेचर है, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। यही सॉफ्टनेस करेक्टर्स आपको फर्स्ट वी में भी मिलेगी, मतलब कॉपर, सिल्वर और आपका गोल्ड जो है ये भी सॉफ्ट होते हैं और लेस रेक्टिव होते हैं, और लेस रेक्टिव होने की वजह से आप गोल्ड जैसे मेटल्स को ज्वेलरी, मतलब आर्ट, महिलाएं आपने देखा होगा ज्वेलरी की फॉर्म में यूज करती है, तो वो यही रीजन है कि उसकी लेस एक्टिविटी है, रस्टिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो पहले आप इसे पॉज करके नोट कर ले, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूं। पहले ये बेसिक फाउंडेशन नोट कर। तो आइए, ये अगर आपने नोट कर लिया है तो अब हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, आप फालतू कुछ और ना पढ़ें, अपने आप का अपना समय खराब ना करें। मैं गारंटी ले रहा हूं एक क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, बार बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमको यही टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एचएसबी, है ना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एचएसबी। एक हमें पढ़ना है पियर्सन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक हमें पियर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एचएसबी का पियर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। और एक हमें पढ़ना है सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चंस आता है, बार बार रिपीट होता रहता है कि व्हाट इज एचएसबी, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एचएसबी। आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द सिम्बायोसिस, है ना, व्हाट इज एचएसबी। या लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि पियर्सन कॉन्सेप्ट क्या है एचएसबी का, एग्जैक्टली पियर्सन कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलिए, मैं बहुत सिंपल बात करता हूं। आपको पता होगा, जब आपने कभी एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, एक एसिड होते हैं, एक हमारे पास बेस होते हैं। एसिड और बेस के बारे में आपने इतना थोड़ा सा सुना होगा। सबसे पहले इनके लिए जो पोस्टलूट आए थे वो आया था हमारे पास वॉयल का। वॉयल कहता था कि जो ब्लू लिटमस को रेड, मतलब जिनका टेस्ट सोर होते हैं, जो खाने में खट्टे होते हैं, हम उन्हें एसिड कहते हैं। जो टेस्टलेस होते हैं हम उन्हें बेस कहते हैं। हालांकि ये थोड़ी और डेवलप्ड हुई, टाइम टू टाइम चेंज हुई। उसके बाद हमारे पास एसिड को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट आया आर्नियस का कॉन्सेप्ट। और आर्नियस का कॉन्सेप्ट कहता था कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस को
वाटर में डिजोल्व करते हैं और वाटर में डिजोल्व करने पर वो H+ आयन गिवन करता है, हम उसे एसिड कहते हैं। और अगर वो OH आयन डोनेट करता है तो हम उस स्पीसीज को बेस कहते हैं। दिस इज द आर्नियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हालांकि आर्नियस की मैं यहाँ कोई बात नहीं करूंगा, ये बेसिक सेकेंड ईयर का टॉपिक है। फिर आपका आया ब्रोस्टन लोरी का। ब्रोस्टन लोरी का कॉन्सेप्ट आया आपके पास। ब्रोस्टन लोरी का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि प्रोटॉन डोनर जो स्पीसीज होंगी वो एसिड होंगी और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज होंगी वो आपकी बेस होंगी। ठीक है, मतलब ब्रोस्टन लोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो डिपेंड करता था प्रोटॉन के माइग्रेशन पर। अगर प्रोटॉन जाएगा तो एसिड होगा, प्रोटॉन आएगा तो बेस होगा। अगर आप किसी भी स्पीसीज को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो H+ आयन देगा तो वो एसिड होगा और OH आयन होगा तो वो बेस होगा। थ्योरी और डेवलप्ड हुई। उसके बाद आया सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट। सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट ये कहता था कि अगर किसी कैटायन में इंक्रीजमेंट होता है, मतलब किसी भी रिएक्शन के कैटायन में इंक्रीमेंट होता है तो वो एसिड होगा, और अगर किसी के एनायन में इंक्रीमेंट होता है तो वो बेस होगा। हालांकि ये थ्योरी भी फेल हो गई थी, ये थ्योरी भी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करती। उसके बाद आपकी आई थी लक्स फ्लड की थ्योरी। लक्स फ्लड की थ्योरी ऑक्सीजन पे डिपेंड करती थी। अगर कोई भी स्पीसीज ऑक्सीजन डोनर है तो हम उसे बेस कहेंगे, जो ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, जो ऑक्सीजन लेती है, हम उसे एसिड कहेंगे। क्लियर है। हालांकि लक्स फ्लड की भी थ्योरी फेल हो गई। लक्स फ्लड के बाद सबसे गजब, सबसे लेटेस्ट थ्योरी आई जिसे आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, हम उसे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो था आपका लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आप ये क्लियर कर लें कि इस यूनिट में केवल आप 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। व्हाट इज HSB, कॉन्सेप्ट ऑफ HSB, लिमिटेशन ऑफ HSB और सिम्बायोसिस। इसके अलावा कुछ आता नहीं है। अपने आप का अपना समय खराब ना करें। ठीक है, चलिए, तो सबसे लेटेस्ट टॉपिक आया मेरे पास लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लुईस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, पहले से समझ लेते हैं। हालांकि ये सब पेपर में कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन उस यूनिट को रन करने के लिए ये सब मुझ पे आना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये कहता था कि अगर कोई डोनर स्पीसीज है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मान लो ये अमोनिया है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं इन्हें आप लोन पेयर कहते हैं, और ये जो बॉन्ड बनाने में चले जाते हैं इन्हीं को आप लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, और इधर देखिएगा ये BF3 का मॉलिक्यूल है। इस BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उन्हें तो हम लोग कहते हैं लूज एसिड। ठीक है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उन्हें हम लोग लूज एसिड कहते हैं, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, उन्हीं को हम लोग लूज बेस कहते हैं। फाइनली लूज का एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहता है लोन पेयर डोनर जो स्पीसीज होगी, लोन पेयर डोनर, जो भी लोन पेयर डोनर स्पीसीज होगी वही आपकी होगी लूज बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वही आपका होगा लूज एसिड। समझ में आ गई मेरी बात। लोन पेयर पे काम करना है, लोन पेयर पे पूरी थ्योरी चलती है लूज एसिड बेस की, कि लोन पेयर डोनर लूज बेस होगा, लोन पेयर एक्सेप्टर लूज एसिड होगा। आप इस चीज को सुन लें और समझ लें। ठीक है, अब मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाता हूं जो मुझे पढ़ना है, जिसके बारे में मुझे जानना है। ये सब थ्योरी आपको आनी चाहिए थी, क्लास बेसिक सेकेंड में पढ़ाई जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट। हालांकि मैंने तो बहुत छोटे छोटे इसी फॉर्म में बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दिया कि लूज के एसिड बेस पे काम करना है, कि भाई लोन पेयर डोनर लूज बेस होगा और लोन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा, लूज एसिड होगा। ठीक है सर, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपको पता है मेनली जो मेन आपकी केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। आप BSc थर्ड ईयर में अगर आप देखें, आपकी पूरी बुक्स, फर्स्ट पेपर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। मैं जब स्टार्ट करूंगा तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे गजब तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपसे कोई ये कह देता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने देखे होंगे, उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, या हम उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, हम उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मैं बहुत छोटे लेवल पे बताऊंगा, जरा जल्दी देखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक कैरेक्टर होता है कि स्पेसिफिक स्क्वायर उसके अंदर प्रेजेंट होता है।
कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल दो ही लोग प्रेजेंट होते हैं। एक तो सेंटर मेटल होता है, ध्यान से देखिएगा, एक तो सेंटर मेटल आयन होता है और एक होता है लीगेंड। एक कौन होता है? लीगेंड होता है। और लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर स्पीसीज होती है, वो लोन पेयर डोनेट करती है कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल को। ऐसा कहा गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हालांकि ये सब थ्योरी बाद में फेल हो जाती है, क्योंकि इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बर्नौर की थ्योरी आई, सीएफटी की थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, एलएफटी की थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, बस आप अपने माइंड में सेट करें कि हाँ शायद कुछ ऐसा होता होगा कि लीगेंड्स जो होते हैं उनके पास लोन पेयर स्पीसीज होती हैं, इस तरीके से लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और लीगेंड्स आपके उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करते हैं वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वही चीज हो गई। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीगेंड है, लीगेंड्स को हमने क्या माना है? लुईस बेस, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, ये लोन पेयर डोनेट करते हैं और ये बेचारा मेटल उस इलेक्ट्रॉन को खाता है, उस इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले से पॉज करके नोट कर लिए, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। तो फाइनली ये आपके समझ में आ गया कि लीगेंड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, और लुईस ने कहा था कि जो डोनर स्पीसीज होंगे वो तो सर लुईस बेस होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे वो लुईस एसिड होंगे। ठीक है, तो आर्नेल्ड एंड चैट ने और डेविस ने जब स्टडी किया कॉम्प्लेक्स को, तो उन्होंने एक बात कही कि सर आप जितने भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मान लो एक कॉम्प्लेक्स आपका ये बना हुआ है, मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स आपका ये बना हुआ है ना, ठीक है, कि लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और एक कॉम्प्लेक्स आपका ये बना हुआ है, लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट कि सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होते, मतलब सारे मेटल लीगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि सारे लीगेंड्स मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। ये एग्जैक्टली जो एचएसबी का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है आपकी लुईस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो लुईस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट को आगे और डेवलप्ड किया गया, और उसके हिसाब से हमने जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, देखिएगा ध्यान से, हमने जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां मेटल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो क्लास ए में और एक डिवाइड किया हमने क्लास बी में। और उसी तरीके से हमने लिगेंड्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो क्लास ए में और ये भी क्लास किए गए क्लास बी में। ठीक है, जो क्लास ए में डिवाइड किए गए थे ये मेटल थे आपके, वो तो कहलाए आपके सॉफ्ट एसिड। जो क्लास ए में थे वो तो कहलाए आपके सॉफ्ट एसिड, और जो क्लास बी में रखे गए थे वो आपके कहलाए थे सॉफ्ट बेस। बात आती है मेरी समझ में? जो क्लास ए में रखे गए थे वो तो आपके थे सॉफ्ट एसिड, और जो क्लास बी में मेटल रखे गए थे वो थे सॉफ्ट बेस। ठीक है, ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सॉफ्ट बेस नहीं, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एंड हार्ड। जो क्लास बी में थे वो हार्ड एसिड थे, और जो क्लास ए में थे वो आपके सॉफ्ट एसिड थे। ठीक है, इसी तरीके से जो लिगेंड्स थे, लिगेंड्स का बेसिक नेचर है, लूज बेस कहते हैं, वो भी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए, क्लास ए क्लास बी। क्लास ए में तो रखे गए थे आपके सॉफ्ट बेस, और क्लास बी में रखे गए थे आपके हार्ड बेस। तो पहले ये चीज क्लियर कर लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एचएसबी की बात कर रहे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में मेटल और लीगेंड होता है, मेटल को लूज एसिड माना गया है, लीगेंड को लूज बेस माना गया है। लीगेंड जो है वो दो पार्ट में होगा, एक क्लास ए क्लास बी। क्लास ए होगा सॉफ्ट बेस, क्लास बी होगा हार्ड बेस, और जो क्लास ए होगा वो सॉफ्ट एसिड होगा, और क्लास बी जो होगा वो हार्ड एसिड होगा। ये बात बहुत अच्छे से आप समझ लें और नोट कर लें,
ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और जब आप खुद से HSV पढ़ेंगे आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके चीजें समझ में आनी चाहिए, आप फटाफट इसे नोट कर लें। तो आइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आइए क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एसिड की बात करूंगा। एसिड हमारे दो टाइप में है, एक तो क्लास ए में आते हैं, एक क्लास बी में आते हैं। क्लास ए में हमने किसको रखा है सर, वहां तो हमने सॉफ्ट एसिड रखे हैं, और क्लास बी के अंदर हमने सर हार्ड एसिड रखे हैं। ठीक है, हमने हार्ड एसिड रखे हैं। सबसे पहले आप एसिड किसको कहते हैं, ये तो बात आपको पता है, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, ये तो बात आप जानते हैं। मेटल दो पार्ट में है, सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड में, और सॉफ्ट और हार्ड किस बेसिस पे कि वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज है। तो सॉफ्ट एसिड हार्ड बेसिस की बात कर रहे हैं। जो भी सॉफ्ट एसिड होंगे उनका जो भी डोनर, उनका जो भी एटम होगा उसकी हमेशा, जो भी सॉफ्ट एसिड होंगे उनकी हमेशा लार्ज साइज होगी। कैसी होगी, लार्ज तो साइज होगी, जो भी आपके सॉफ्ट एसिड होंगे उनकी लार्ज साइज होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लें और समझ लें कि आपके जो भी सॉफ्ट एसिड होंगे उनकी लार्ज तो साइज होगी। ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये दो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक तो लार्ज साइज होगी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या ये कह सकते हैं आपके लो पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब एक ऐसी स्पीसीज होगी, वो न्यूट्रल भी हो सकती है, वो चार्ज भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज भी उसके पास हो सकता है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा होगा। ठीक है, और ये हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होंगे। जो सॉफ्ट होंगे, मैं सॉफ्ट के कैरेक्टर्स आपको बता रहा हूं, लार्ज साइज होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और लेस रिएक्टिव मेटल होंगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आती है। और ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने लिखा है नो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई, ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। मतलब समझ में आता है, नोबल गैस तो आप जानते हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेडान है, रेडान है। हीलियम 2, 10, 18, 36, 54, 86, मतलब आपका कोई भी इनमें ऐसा मेटल नहीं होगा कभी भी सॉफ्ट एसिड में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करता हो। मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखें, 10 इलेक्ट्रॉन रखें, 18 रखें, 36 रखें, 54, 86, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लें और बहुत अच्छे से जान लें। फजान्स का रूल आपने पढ़ा होगा, फजान्स का रूल क्लास BSc पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है गजब तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में। फजान्स का रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा, जितनी साइज छोटी होगी उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब मोर मतलब लेस कैटाइन मोर पोलराइजेशन, मोर एनाइन मोर पोलराइजेशन, ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है। तो यहां पे चार्ज तो छोटा होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो पोलराइजेशन आपका यहाँ पे लो होगा। ये पैरामीटर्स है सॉफ्ट एसिड के। लार्ज साइज चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला जो एटम होगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला जो एटम होगा उसका लार्ज साइज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा होना चाहिए, लेस रिएक्टिव मेटल होगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, और लो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन कैसा होगा, लो पोलराइजेशन होगा उसका। इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, बहुत अच्छे से सुन लें, समझ लें। हार्ड एसिड जो होंगे उल्टा कर दे जाए, सर लेस साइज होगी, हार्ड एसिड की लेस साइज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका हाई होगा, ये तो सर मोर रिएक्टिव होंगे, ये तो कैसे होंगे, मोर रिएक्टिव मेटल होंगे। जो हार्ड एसिड होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे। ये तो सर नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई करेंगे।
ये तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ऑक्यूपाई करेंगे और इनका पोलराइजेशन कैसा होगा, हाई। आप कंपेयर कर सकते हैं इन दो बातों पे, खुद से लिख सकते हैं, बनाकर लिख सकते हैं, जैसा आप तैयार कर सकते हैं वैसा आप कर सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास एक कैटेगरी और आती है। कुछ ऐसे भी मेटल है हमारे पास, कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो ना तो करेक्टर शो करते हैं क्लास ए का, ना वो करेक्टर शो करते हैं क्लास बी का प्रॉपर, और क्लास ए क्लास बी के इंटरमीडिएट होते हैं, क्लास ए और क्लास बी के बीच में अपने करेक्टर शो करते हैं। उनको ही मेरे बच्चे कहते हैं बॉर्डर लाइन एसिड। क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन एसिड कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, क्लास ए सॉफ्ट एसिड थे, क्लास बी हार्ड एसिड थे। जो क्लास ए क्लास बी की बातें नहीं सुनते, उनके करेक्टर प्रॉपर नहीं दिखाते, लेकिन उनके बीच में कई करेक्टर्स दिखाते हैं, वही आपके होते हैं बॉर्डर लाइन एसिड। तो पहले से नोट करना पॉज करके, फिर मैं आपको उनके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, फटाफट नोट कर लो। देखिए, काफी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होंगे, उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे कोई भी बीएससी के लिए काम नहीं कर रहा है। क्लास 11 12 के लिए, 9 10 के लिए तो लाखों लोग मिल जाएंगे। मैंने सोचा कि भाई बीएससी के लिए भी कुछ किया जाए, कुछ हमारे स्टूडेंटों का भी भला हो। हमारे स्टूडेंट्स की काफी रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया। जो हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं वो क्या करें, वो चीजों को समझ लें और वो खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर करके अपने क्वेश्चन तैयार कर लें। मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो देता रहूंगा, मैं टाइम टू टाइम आपको नोटिस कराता रहूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जो पढ़ना है मैंने चैप्टर यूनिट में बताया, 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। एचएसबी क्या है, क्लासिफिकेशन, लिमिटेशन, कॉन्सेप्ट और सिम्बायोसिस पढ़ना है। ठीक है, आइए जरा इनकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एसिड में हमने रखे हैं Cu प्लस आयन, Ag प्लस, गोल्ड प्लस, Cd प्लस 2, Pd प्लस 2, Hg प्लस। ये सब के सब लगभग सॉफ्ट एसिड में रखे गए हैं। ये नहीं है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल याद रखें, आप 2 2 1 1 2 2 जितने भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं उन्हें आप रख सकते हैं। क्लास बी जो हार्ड मेटल है आपके, वहां पर एल्काइल मेटल रखे गए, Li प्लस, ठीक है, Na प्लस, K प्लस, बेरिलियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, ये सब यहां रखे गए हैं। ठीक है, हेवियर Cr प्लस 3, ठीक है, Fe प्लस 2, ठीक है, Fe प्लस 3 सॉरी, ठीक है, ये सब आपके यहां रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट एसिड है, ये आपके हार्ड एसिड है। आप एक एक दो एग्जांपल तो एटलीस्ट याद रख सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने लिखे नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इतने सारे राइटिंग करने की। बॉर्डर लाइन जो इन दोनों के बीच में होते हैं, जैसे कि Fe प्लस 2 बॉर्डर लाइन होते हैं हमारे एसिड, Ni प्लस 2, कोबाल प्लस 2, Zn प्लस 2, ये सब के सब लगभग हमारे बॉर्डर लाइन एसिड होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कोई बॉर्डर लाइन एसिड कौन सा है, सॉफ्ट एसिड कौन सा है, हार्ड एसिड कौन सा है, या आपसे लिखवाया जा सकता है, आप खुद से लिख सकते हैं। सॉफ्ट एसिड के बारे में पूरा बता दिया मैंने, हार्ड एसिड के बारे में बता दिया और बॉर्डर लाइन के बारे में बता दिया। आइए अब बेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले से आप नोट कर लीजिए। आइए बेस की बात कर लेते हैं। चलिए बेस की बात कर लेते हैं। एसिड की बात हो गई, एसिड का क्लासिफिकेशन हो गया, क्लास ए क्लास बी, उसके बाद भी हमने एक बॉर्डर लाइन बनाई थी, बॉर्डर लाइन एसिड, क्लास ए क्लास बी की बात हो गई, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस की, सॉफ्ट एसिड हार्ड एसिड की बात हो गई और बॉर्डर लाइन की बात हो गई। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस के लिए। ठीक है, आइए हमारा अगला क्लासिफिकेशन है बेस के लिए। ठीक है, बेस जो होंगे हमारे, वो भी हमने 2 पार्ट में बांटे हैं, एक तो क्लास ए में और एक हमने बांटा है क्लास बी में। ठीक है, यहां पे भी बॉर्डर लाइन आएंगे, पहले क्लियर कर लीजिए, यहां पे भी बॉर्डर लाइन बेस आपको मिलेंगे, उनकी बात बाद में कर लेंगे। तो क्लास ए में हमने रखे हैं आपके सॉफ्ट बेस। ठीक है, क्लास ए में हमने आपके रखे हैं सॉफ्ट बेस और क्लास बी में हमने आपके रखे हैं हार्ड बेस। आपको ये बात तो क्लियर है, लूज के अकॉर्डिंग आपने बेस किसको कहा था, लोन पेयर डोनर स्पीसीज, किसको कहा था,
लोन पेयर डोनर स्पीसीज को आपने बेस कहा था, एग्जैक्टली ये लिगेंड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो क्लास ए सॉफ्ट बेस की जो कैटेगरी है, यहाँ पे वो जो आपका डोनर स्पीसीज होगी वो या तो आइदर वो आपका एक नेगेटिव स्पीसीज हो सकती है कोई भी, या तो वो आपकी कोई भी एक नेगेटिव स्पीसीज हो सकती है, या वो कोई भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर क्लास ए में सॉफ्ट बेस की बात करें, जो क्लास ए में सॉफ्ट बेस होंगे उनकी हमेशा जो होगी लार्ज तो साइज होगी, साइज जो होगी मेरे बच्चे वो कैसी होगी, लार्ज साइज होगी, ठीक है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो पावर होगी वो लो होगी। जो सॉफ्ट बेस होंगे साइज उनकी बहुत बड़ी होगी, डोनर जो एटम होगा उसकी साइज काफी बड़ी होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत छोटी होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये हमेशा लेस रेक्टिव नॉन मेटल स्पीसीज होंगी, ये आपकी लेस रेक्टिव नॉन मेटल स्पीसीज होंगी। बहुत अच्छे से सुन लें, सॉफ्ट बेस कौन है, जिनके साइज बहुत बड़े हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत छोटी है। तीसरा फैक्टर है वो लेस रेक्टिव नॉन मेटल स्पीसीज होंगे। और फोर्थ फैक्टर है इनका हाई पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, हाई पोलराइजेशन होगा, ठीक है, हाई पोलराइजेशन होगा। ये पैरामीटर्स हैं आपके सॉफ्ट बेस के। ठीक उल्टा कर लीजिए, हार्ड बेस की बात करें तो सर इसका साइज लेस होगा, इनका साइज तो सर लेस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सर हाई होनी चाहिए, ठीक है। ये तो सर मोर रिएक्टिव होंगे, ये कैसे होंगे, ये मोर रिएक्टिव होंगे। ठीक उल्टा कर लीजिए, ये तो मोर रिएक्टिव होंगे आपके, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव होंगे। और पोलराइजेशन इनका कैसा होगा, लो पोलराइजेशन होगा। कैसा होगा, लो पोलराइजेशन होगा। ये चारों पांचों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और जो सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट हार्ड बेस के पैरामीटर्स नहीं मानते और इनके बीच में कहीं मिलते हैं, वही आपके होते हैं बॉर्डर लाइन बेस। वही आपके कौन होते हैं, बॉर्डर लाइन बेस होते हैं, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल भी हाथ की हाथ आपके लिख देता हूं। क्लास ए में आपके रखे गए हैं स्पेशली सल्फर के और आर्सेनिक के बेस रखे गए हैं, जैसे कि R2S, ठीक है, जैसे कि आपका RSH, जैसे कि आपका SH माइनस, ठीक है, AsR3। ये इस टाइप के जो जितने भी बेस है आपके सबके सब आपके सॉफ्ट बेस में रखे गए हैं। हार्ड बेस में स्पेशली जिनकी हाई नेगेटिविटी है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो रखे गए हैं, जैसे कि एल्कोहल, जैसे कि आपका ईथर, ठीक है, जैसे कि आपका वाटर, जैसे कि आपका अमोनिया, ठीक है, जैसे कि आपका अमोनिया। यहां पे आपका आयोडीन भी आएगा, ठीक है ना, यहां पे आपका फ्लोरीन आएगा, ठीक है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन भी आएगा, ठीक है ना, एमाइंस भी आ जाएंगे आपके R2NH, RNH2, ये सब के सब आपके हार्ड बेस में मिलेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो भी बेस होंगे, ठीक है, लाइक OH माइनस, ये सब आपके हार्ड बेस में मिलेंगे। सल्फर के और आर्सेनिक के आपको कहा मिलेंगे, सॉफ्ट बेस में मिलेंगे क्लास ए कैटेगरी में। और जो इन दोनों के बीच में नहीं आते वही आपके कौन होते हैं, जैसे कि पिरिडीन आपका एक बॉर्डर लाइन बेस है, याद रखेंगे। एनिलीन आपका, ठीक है, एनिलीन भी आपका एक बॉर्डर लाइन बेस है, और नाइट्रोजन भी आपका एक बॉर्डर लाइन बेस है, और N3 माइनस जिसे एजाइड कहते हैं, ये भी आपका एक बॉर्डर लाइन बेस है। आप अपनी इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपसे कोई पूछता व्हाट इज HSB, HSB क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, या कोई आपसे पूछता क्लासिफिकेशन बता दीजिए, या कोई आपसे कहता क्लास ए बता दीजिए, क्लास बी बता दीजिए, सॉफ्ट एसिड की, हार्ड एसिड की, सॉफ्ट बेस की, हार्ड बेस की, बॉर्डर लाइन के एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल क्लासिफिकेशन किया है। मैं अगला वीडियो पियर्सन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि आखिरकार ये कैसे करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें, मैं अभी एक क्वेश्चन और बनाऊंगा इसी के ऊपर, पहले आप इसे नोट कर लें। एक क्वेश्चन और बनाता हूं थोड़ा सा।
चलिए, मैंने आपसे कहा था मैं एक क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए, जो हिंदी मीडियम में है वो पहले बस समझ लें, और अपनी कॉपी में से खुद से अब पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, अब मैं सॉफ्ट एसिड को क्या बोलूं, मुद्रा अम्ल बोलूं तो बड़ा अजीब लगेगा, हार्ड एसिड को कठोर अम्ल बोलूं तो थोड़ा अजीब लगेगा। अब इतने तो आप जानते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, और अगर आगे एमएससी करनी है केमिस्ट्री से तो इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी भाई, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस ले आइए। हम भी यूपी बोर्ड से ही रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, सब करना पड़ता है। चलिए, मान लीजिएगा आपके पास एक फ्लोरीन माइनस है, एक क्लोरीन माइनस है, एक ब्रोमीन माइनस है और एक आयोडीन माइनस है, ठीक है ना। ये सबके सब बेस है, ये तो पहले क्लियर है, सबके सब डोनर साइड रखते हैं। हमने सॉफ्ट एसिड में किसको रखा था और हार्ड में किसको, सॉफ्ट में वो रखा था जिनकी हाई साइज थी, जिनकी साइज बहुत बड़ी थी, लार्ज साइज के थे, उनको मैंने किस में रखा था, जिनकी साइज बड़ी थी, सॉफ्ट एसिड में रखा था। तो आयोडीन आपका सॉफ्ट बेस नेचर शो करेगा, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F माइनस। तो ये तो सॉफ्टनेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये सॉफ्ट बेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और फ्लोरीन का जो होगा वो हार्ड बेस होगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो ये तो मोर सॉफ्ट होगा और ये मोर हार्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज छोटी है। आप जानते हैं फ्लोरीन तो वैसे भी दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है और साइज उसकी सबसे छोटी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया है तो आप जरूर देखें और स्टूडेंट्स को भी बताएं।